ब्लू लॉक सीजन 2 एपिसोड 5। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें सभी टीमों का रिजल्ट्स बताए जाते हैं, जहां टीम ए अब तक के सभी मैचेस जीत चुके हैं और इस वक्त वो अपनी आखिरी मैच खेल रहे हैं। इस मैच में बाचिरा और बारो दोनों ने ही गोल किए थे, लेकिन फिर भी टीम ए ये मैच जीत जाती है। इस मैच में आखिरी गोल करने के लिए शिडो और रिन आपस में लड़ने लगते हैं। फिर वो दोनों लड़ते हुए आखिरी गोल करके टीम ए को जीता तो देते हैं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। शिडो गुस्से में अचानक से रिन के चेहरे पर एक किक मार देता है, जिससे रिन के नाक में से खून बहने लगता है। इसके बाद शिडो फिर से रिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जिनपाची प्लेयर्स के जर्सी पर लगे हुए वायर टेप की मदद से शिडो को एक झटका दे देता है, जिससे शिडो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद जिनपाची सबको बताता है कि उन सब का पहला राउंड अब खत्म हो गया है और अगले 6 घंटे में वो फाइनल टीम अनाउंस कर देगा, जो कि जापान अंडर-20 टीम के खिलाफ मैच खेलेगा। फिर जिनपाची टीम बनाने के लिए प्लेयर्स को सिलेक्ट करने लगता है। तभी उसके पास जापान फुटबॉल एसोसिएशन से एक कॉल आता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रिजल्ट्स आने में बस कुछ ही सेकंड्स बाकी रह जाता है, जिस वजह से सभी प्लेयर्स बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। इसागी सोचता है कि अगर जिनपाची गोल के बेसिस पर प्लेयर्स को सिलेक्ट करेगा तो उसके पास सिलेक्ट होने का एक बहुत अच्छा चांस है। वो फील्ड में जाकर अपने डेस्टिनी को बदलना चाहता है। अब आगे सिलेक्शन के 6 घंटे पूरे हो जाते हैं, जिसके बाद जिनपाची सबके सामने आता है और कहता है कि उसके नज़र में सिर्फ वही प्लेयर्स आगे जाएंगे जो कि मैच के दौरान गोल कर सकते हैं, क्योंकि जिनपाची के लिए गोल करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए उसने सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है जिनका गोल एवरेज सबसे ज्यादा है। इसके बाद वो 11 प्लेयर्स का नाम अनाउंस करता है, जो कि जापान अंडर-20 के खिलाफ मैच खेलेंगे। अब सबसे पहले जिनपाची रिन इतोशी का नाम लेता है। रिन का एवरेज स्कोर 2.5 गोल पर मैच है। आगे जिनपाची कहते हैं कि हमारे टीम के फॉर्मेशन में रिन सेंटर में खेलेगा। अगर ओपोनेंट 5 गोल करता है तो हम 6 गोल करके मैच जीतेंगे। इसके बाद जिनपाची बाकी के टीम मेंबर्स का नाम अनाउंस करता है, जिसमें कागामारू गोलकीपर होगा, क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सिबल है और उसका फिजिक भी बढ़िया है। सेंटर बैक के रूप में आर्यू और निको खेलेगा, क्योंकि आर्यू हाइट का इस्तेमाल करके ओपोनेंट से बॉल छीन सकता है और निको ओपोनेंट के गेम को पढ़कर उन्हें चकमा दे सकता है। इसके बाद ड्रिबलिंग के लिए 2 प्लेयर्स जिगिरी और बाचिरा सिलेक्ट होते हैं। अब डिफेंस के लिए टोबिडो को चुना जाता है, क्योंकि वो प्लेयर्स को ब्लॉक करने में माहिर है। अटैक के लिए ओटोया और केनियो को चुना जाता है। ओटोया को अपनी स्किल्स और स्पीड के लिए सिलेक्ट किया गया है, जबकि केनियो 1-on-1 में किसी को भी हरा सकता है। अटैकिंग प्लेयर्स और सेंटर फॉरवर्ड के बीच में खेलने के लिए 2 प्लेयर्स को चुना जाता है, जिसमें सबसे पहला नाम नागी का होता है। नागी का बॉल कंट्रोल सबसे बेस्ट होता है, जबकि दूसरा नाम इसागी का होता है। रिन के साथ अगर किसी का कॉम्पेटिबिलिटी सबसे बेस्ट है तो वो है इसागी। ऊपर से इसागी का एनालिटिकल स्किल्स रिन के बराबर है। अगर किसी कंडीशन में रिन गोल नहीं कर पाता है तब इसागी उसकी जगह लेकर गोल कर सकता है। अब जिनपाची कहता है कि यही 11 प्लेयर्स उसके फाइनल टीम होंगे, जो कि जापान अंडर-20 के खिलाफ मैच खेलने वाले हैं। जब टीम अनाउंस होता है तब उसमें रियो, बारो और बाकी के प्लेयर सिलेक्ट नहीं होते। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। फिर केन्यू जिनपाची से पूछता है कि आखिर इस टीम में शिडो का नाम क्यों नहीं है, जिस पर जिनपाची उन्हें बताता है कि शिडो का एवरेज स्कोर 2 गोल पर मैच है, लेकिन ये सारे गोल्स उसने अपने खुद के स्किल्स पर किए हैं। इनमें से एक भी बार शिडो ने रिन के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं बना पाया। अगर वो मैच में रिन और शिडो को एक साथ खिलाएगा तो हो सकता है कि उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई हो जाए, जिस वजह से किसी एक प्लेयर को रेड कार्ड भी मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो टीम को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। शिडो एक ऐसा इगोइस्टिक प्लेयर है जिसे ब्लू लॉक का कोई भी प्लेयर हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए शिडो को टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया है। शिडो के साथ मिलकर टीम गेम प्ले को इंक्रीज कर सके ऐसा एक भी प्लेयर ब्लू लॉक में नहीं है। अब ये सुनकर केन्यू कहता है कि ऐसे तो हम एक टैलेंटेड प्लेयर को वेस्ट कर देंगे। इस पर जिनपाची कहते हैं कि शिडो हमारा जोकर कार्ड है, हम शिडो को रिन के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पहले तो मैं ऐसे ही सोच रहा था, पर मेरे पास थोड़ी देर पहले जापान फुटबॉल एसोसिएशन से एक फोन आया था। साई इतोशी का एक शर्त है जिसे हमें पूरा करना पड़ेगा, वरना वो हमारे साथ मैच नहीं खेलेगा। अब ये सुनकर रिन शॉक हो जाता है। जिनपाची आगे कहता है कि अगर साई ये मैच नहीं खेलता है तो एक भी टिकट नहीं बिकेगी और मजबूरन मैच को कैंसिल करना पड़ेगा। इस तरह से ब्लू लॉक भी बंद हो जाएगा। इसीलिए साई के कंडीशन को मानने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिडो को एक कमरे पे बंद करके रखा गया है। तभी उसके पास साई इतोशी आता है और शिडो को उसके साथ खेलने का ऑफर करता है। शिडो भी उसके ऑफर को तुरंत मान लेता है।
अब प्रेजेंट में जिनपाची सबसे कहता है कि साइतोशी शिडो को अपने साथ जापान अंडर-20 टीम में खिलाना चाहता है। अब जैसे ही रिन ये बात सुनता है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसके भाई ने उसे छोड़कर शिडो को चुना है। इधर जिनपाची सबसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन है ट्रेनिंग करने के लिए। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा ट्रेनिंग शेड्यूल डिजाइन कर रहा हूँ जिससे तुम लोग जरूर जीत जाओगे। ये तुम सबके लिए आखिरी मौका है अपने आप को प्रूव करने का। आगे रिन कहता है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ उसके लिए एक और स्टेप है जिसे पार करके वो दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनने का सपना पूरा कर सकता है। अब अपने मैच के लिए सभी प्लेयर्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। इधर ईसाकी सोचता है कि यही मेरा गोल्डन चांस है जब मैं भी इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकता हूँ। इसके बाद जिनपाची सभी प्लेयर्स को ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताने लगता है। दूसरी तरफ जापान अंडर-20 टीम का मैनेजर साई इतोशी को अपनी पूरी टीम से मिलवाता है, लेकिन साई उनसे मिलने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। तभी अंडर-20 टीम का एक प्लेयर शेंडे सुटो खड़ा होकर साई से कहता है कि तुमने जापान के बाद थोड़ा नाम क्या कमा लिया, तुम तो कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हो। इस पर साई कहता है कि तुम खुद को मुझसे कंपेयर कर रहे हो, तुम बस जापान में अच्छा खेलकर पैसा कमाना चाहते हो और किसी लड़की के साथ शादी करके एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, जबकि मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर बनना चाहता हूँ। तुम्हारा सपना मेरे सपने के आसपास भी नहीं है। अब शेंडो सुटो उसे और कुछ कह पाता उससे पहले वहाँ शिडो आकर उसका सिर टेबल पर जोर से मार देता है। इसके बाद शिडो बाकी प्लेयर्स के साथ भी हाथापाई करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंडर-20 टीम का एक और प्लेयर आकर शिडो को जमीन पर पटक देता है। इस प्लेयर का नाम है ओलिवर आईक्यू। ओलिवर साई से कहता है कि हम भी ये कैसे मान ले कि तुम भी एक अच्छे प्लेयर हो, तुम यहाँ पर नए हो। अगर तुम इतना ही अच्छा खेलते हो तो अपनी बकवास बंद करके हमें अपना गेम प्ले दिखाओ। इधर दूसरी तरफ चिगिरी इसाकी को जापान अंडर-20 टीम के बारे में बताने लगता है कि जापान अंडर-20 टीम एक डिफेंसिव टीम है और वो सभी एलिट प्लेयर से भरे पड़े हैं। अब थोड़ी देर बाद सबका मॉर्निंग ड्रिल्स भी खत्म हो जाती है और सभी प्लेयर रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। इसाकी अपनी रूम की तरफ जाते हुए सोचने लगता है कि वो कैसे अपने गेम प्ले को और भी सुधार सकता है, क्योंकि आखिरी मैच में उसने जो गोल किया था वो बस अचानक से हो गया था। तभी वो रिन को ट्रेनिंग करते हुए देखता है और उससे कहता है कि अब उसे थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, वरना उसकी बॉडी इंजोर हो सकती है। ये सुन रिन कहता है कि मैं इस टाइम का कब से इंतजार कर रहा हूँ। अब मैं अपने भाई के खिलाफ मैच खेलूंगा और उसे हरा दूंगा। अब मेरे और उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। रिन को इतना ज्यादा इंटेंस देखकर इसाकी हैरान हो जाता है और उसे एक पानी का बोतल दे देता है। थोड़ी देर बाद इसाकी भी वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि वो पहली बार रिन को इतना ज्यादा इंटेंस देखा है। वो रिन के साथ मिलकर ये मैच किसी भी हालत में जीतना चाहता है। अब आगे फिजिकल ट्रेनिंग के बाद जिनपाची सभी प्लेयर्स को मेंटली ट्रेनिंग भी देने लगता है। फिर वो सभी को ह्यूमन मूवमेंट के बारे में बताता है और कहता है कि जब हम अपने मूवमेंट को एंजॉय करने लगते हैं तो उसमें ही खो जाते हैं। हम इसे फ्लो कहते हैं। तुम सब उस वक्त को याद करो जब तुम गेम जीतने के लिए अपना पूरा फोकस लगा दिया था। अब ये सुनकर इसाकी अपने आखिरी मैच को याद करने लगता है। जिनपाची आगे कहता है कि अगर हमें कोई ऐसा काम दिया जाता है जो कि हमारे एबिलिटी के हिसाब से आसान हो तो पहले तो हमें उसे करने में खुशी मिलती है, पर आगे हम उससे बोर होने लगते हैं। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा काम मिलता है जो कि बहुत मुश्किल है तो हम उसे करने के लिए बेचैन होने लगते हैं। बोरियत और बेचैनी दोनों एक साथ नहीं रह सकती, इसीलिए तुम सब पहले अपने एबिलिटीज को पहचानो, फिर उस हिसाब से अपने लिए टारगेट सेट करो। इससे तुम्हारा गेम प्ले नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा कि कोई चमत्कार हुआ है, जबकि तुम्हारे पास उसका फॉर्मूला होगा। इसका नाम फ्लो है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट होता है, इसीलिए हम किसी एक चीज पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं रह सकते, जिस वजह से फ्लो अचीव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसा गोल जो तुम्हें थ्रिल देता है, तुम्हें एक्साइटेड करता है, कोई ऐसा वेपन जिसे पाकर तुम खुश हो जाते हो, मेरे लिए वही असली ईगो है। ब्लू लॉक में हम यही करते हैं। जो कोई भी फुटबॉल को अपने अंदर पूरी तरह से ढाल लेता है, सिर्फ वही यहाँ पर सरवाइव कर पाता है। इसीलिए याद रखो कि तुम्हें कैसे अपने आप को इवॉल्व किया है। अब ये सुनकर इसाकी सोचने लगता है कि जब भी वो कोई नई वेपन को अनलॉक करता है तब वो उसमें और भी ज्यादा खो जाता है। आगे जिनपाची कहता है कि क्या जापान अंडर-20 टीम को हराना तुम्हें बोरिंग लगता है या फिर एंशियस, ये तुम डिसाइड करोगे, पर तुम लोग ये मैच सिर्फ तभी जीत पाओगे जब तुम उस दिन फ्लो वाले स्टेट पर होगे। बस याद रखना कि तुम लोग ही हो जो कि आगे आने वाले दिनों में जापान के फुटबॉल को बदल के रख दोगे।
अब ईसाकी सोचता है कि वो अपने लिए एक ऐसा यूनिक फ्लो बनाएगा जिससे वो मैच में गोल कर पाएगा। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।